Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I'm going to start welfare economics. Welfare economics में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये welfare economics का पहला सेशन है। इससे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से सारे यूनिट कवर कर चुके हैं। एक बार ये आप फिर से चाहिए चेक करिए प्लेलिस्ट में सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर से लेकर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसके अलावा जो अदर क्लासेस हैं आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्या कह सकते हो आप, कंप्लीट फैक्टर प्राइसिंग मैं कवर कर चुका हूँ। उससे पहले जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर है पूरा पूरा आपका, जो लेकर के परफेक्ट कंपटीशन से लेके ओलिगोपोली है ना, उसके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसमें जो है कि उसके बाद मोनोपोली, ये सारी मार्केट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट जो आपको पेड क्लासेस में मिलती है वो पूरी की पूरी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में आपको दे रखी हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बहुत मज़ा आने वाला है, क्लास में आप बने रहिएगा एंड तक। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स से बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, आपको रटने की याद करने की जरूरत नहीं है ना। आप केवल एक बार क्लास देख ले पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, एक्चुअल में क्या कहने की ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो एक बार हम चेक करते हैं। तो ये आपका है। सबसे पहले तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये जानना जरूरी होगा कि एक्चुअल में वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है कि वो है क्या। बेसिकली जो हम अदर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उससे क्या है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैसे अलग है। देखिए, जो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये जो है, जो अभी तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हो माइक्रो में, ये क्या है, इससे अलग है। रीजन ये है कि एक होती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहां पर आप बात करते हो साइंटिफिकली, साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे का मतलब जहां पर आप कोशिश करते हो व्हाट इज पता करने की, व्हाट इज पता करने की आप बात करते हो कि जैसे व्हाट विल द वेज ऑफ लेबर इन परफेक्ट कंपटीशन, वहां पर आप पता करोगे इट इज वीएमपीएल। व्हाट इज द वेज ऑफ लेबर इन इन परफेक्ट कंपटीशन, तो आप पता करोगे हाँ वो होती है आपकी एमआरपीएल। तो ये आपने पता करा, अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये पता कर गया है। लेकिन वेलफेयर में बात करी जाती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इसमें बात होती है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इसमें ये बात होती है क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इसमें ये बात होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिंपल शब्दों में, जैसे कि लेबर की वेज ये है, लेकिन लेबर की बेस कितनी होनी चाहिए, उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा लेबर को क्या मिलना चाहिए, उसके अलावा लेबर को मिलना चाहिए मोटिवेशन, एप्रिसिएशन। लेबर का वेलफेयर उसकी वेज में ही नहीं है, लेबर का वेलफेयर उसमें भी है। अगर हम उसको अप्रिशिएट कर दें, अगर हम उसको मोटिवेट कर दें तो उसका वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। वेलफेयर से बात होती है कल्याण की। कल्याण पैसों से ही नहीं, हालांकि 99.99% लोग कहते हैं कल्याण पैसे से हल हो जाता है, रियलिटी रियल बात है। इसीलिए बहुत से इकोनॉमिस्ट ने जो है कि केवल और केवल इनकम के बेस पे वेलफेयर को निकालना चाहा है, या इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे जो है कि वेलफेयर को निकालना चाहा है यहाँ पर, है ना। तो अब जो है यहाँ पर एक बारी मैं, हाँ ये मैंने यहाँ पर लिखा मोटिवेशन और जो है कि अप्रिशिएशन, थोड़ा मेरे पीछे आ गया था। तो ये चीज़ है यहाँ पर। देयरफॉर तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग व्हाट इज, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पर साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं, जहाँ पर रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह। नॉर्मेटिव इसको कहते हैं, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन नॉर्मेटिव यहाँ पर जो है कि फीलिंग्स की बात आती है। यहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी जो है किन किन चीज़ों से मैक्सिमाइज होती है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी सिर्फ आपका सिर्फ पैसे से ही नहीं, यहाँ पर जो आपकी यूटिलिटी है तो पैसे के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी यूटिलिटी जो है, फॉर एग्जाम्पल वो सुबह को दौड़ लगाता है, जॉगिंग करता है, तब तो वो दिन भर अच्छा फील करता है। जिस दिन उसकी जॉगिंग मिस हो जाती है उस दिन पूरे दिन उसको खराब लगता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम मिस कर दिया। यानी उस दिन वो कितना भी कमा ले लेकिन वो थोड़ा महसूस अच्छा नहीं करेगा। तो यानी उसकी यूटिलिटी है किसमें, जॉगिंग में। जॉगिंग में इस व्यक्ति की यूटिलिटी है। दूसरे व्यक्ति की यूटिलिटी मान लो सोने में, क्या पता उसका अगर सुबह सुबह उसकी नींद खराब हो जाए तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। वो सुबह मान लो कि 8 बजे सो के उठता है, 8 AM, तो उसकी आदत है, शुरू की उसकी आदत है कि अगर वो 8 बजे जिस दिन ना उठे, अगर पहले उठ जाए तो उसका पूरा दिन खराब है, उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी यूटिलिटी यानी डिपेंड करता है, यूटिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अब इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर कई इकोनॉमिस्ट आए।
सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर पीगू, जो आपके कह सकते हो कि मार्शल के शिष्य थे। मार्शल आप सभी लोग जानते हो, है ना? मार्शल के जो आप कह सकते हो स्टूडेंट पीगू, तो पीगू ने जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स देना चाहा, तो सीधा-सीधा उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उस पर उन्होंने बेस्ड होकर के कर दिया कि हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी लोगों की उसी के हिसाब से उनका वेलफेयर होता है। कि उन्होंने कह दिया कि जो है कि अगर आप सारी फीलिंग्स को लेकर के किसी का अगर वेलफेयर वेलफेयर निकालना चाहोगे, अगर सोसाइटी का अगर वेलफेयर निकालना चाहोगे, सब लोगों की फीलिंग्स को मिलाकर, तो ये बहुत ही बड़ी कहानी बन जाएगी। क्योंकि देखिए, ये बात सच है, क्योंकि तो बहुत हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग फीलिंग है, तो आप समाज का वेलफेयर निकालोगे कैसे? टोटल टोटल सोशल आप कह सकते हो कि वेलफेयर जो है कि यहाँ पर आप कैसे निकालोगे समाज का? तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने केवल को इनकम, उसके बाद कुछ अलग उसके बाद पेरेटो आए। पेरेटो ने क्या करा, यहाँ पर आपको ऑप्टिमम देना चाहा कि समाज में जो ऑप्टिमल कंडीशन होगी, जो आपकी ऑप्टिमल कंडीशन होगी वो क्या होगी, है ना? जहाँ पर वेलफेयर ऑप्टिमम होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने पॉइंट्स दिए कि जहाँ पर जो है कि आपका एक तरह से अभी आप आगे बढ़ोगे, बात करोगे, जहाँ पर तरह से एजवर्थ बॉक्स है। एजवर्थ बॉक्स में जो भी लाइन इनको टच होके जाती है वो कॉन्टैक्ट कर्व होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि इस पे काफ़ी सारे ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे, तो ये अभी हम सारी आगे बात डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अलग-अलग इकोनॉमिस्ट ने केवल ये कहना चाहा कि वेलफेयर सोशल मैक्सिमाइज़ कैसे होगा, और हर इकोनॉमिस्ट का बाद में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज़्म रहा, क्योंकि दूसरे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं, इससे वेलफेयर निकल नहीं पा रहा है। तो सबसे एंड में सोशल वेलफेयर फंक्शन आई, जिसको बाद में एरो वगैरह ने क्रिटिसाइज़ करा। तो यहाँ पर जो भी आपकी क्लास रहेगी, ये आपकी इंटरलिंक्ड रहेगी, है ना? तो देखिए यहाँ पर जो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आप देख ही चुके हो कि यहाँ पर व्हाट इज़ की बात होती है, यहाँ पर व्हाट शुड बी की बात होती है, व्हाट ऑट टू बी की बात होती है यहाँ पर, है ना? किसमें? नॉर्मेटिव में। तो ये इकोनॉमिक्स अलग है, पॉजिटिव, वो दूसरी इकोनॉमिक्स थी यहाँ पे। लेकिन ये इकोनॉमिक्स अलग है, यहाँ ये है आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग व्हाट शुड हिट योर माइंड इज दैट वी आर स्टडीइंग नॉट डिफरेंट इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो अलग चीज़ है ना, यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज वेट, लेट मी प्रेजेंट माई सेल्फ। तो अब जो है यहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स ऑफ वेरियस, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो वो कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो यहीं से क्वेश्चन, यहीं से स्टेटमेंट्स उठ करके आ जाएंगे आपके यूजीसी नेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वैल्यू जजमेंट आप लोग जानते हो, जो आपके जजमेंटल वैल्यूज हैं, क्या होना चाहिए जब आप जजमेंट लेते हो, ये सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ जब आप जहाँ पर आप लाते हो, तो वो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाती है। वैल्यू जजमेंट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स डिफर। अब जो है कि चूंकि वैल्यू जजमेंटल की बात है, सबके लिए सही गलत अपना अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए डिफर करता है, एंड देयर राइटनेस और रॉन्गनेस कैन नॉट बी डिसाइडेड। ना कि किसी के लिए कोई चीज़ सही है, किसी के लिए कोई चीज़, मैंने कहा ना, किसी के लिए सुबह उठना जॉगिंग करना सही है, किसी के लिए सुबह सोना सही है, दोनों, है ना? क्योंकि जो है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और ये सही भी है, मान लो कोई सुबह अगर 8 बजे सोकर के उठ रहा है, क्या पता वो भाई बहुत मेहनती हो, क्या पता वो 2-2 बजे तक काम करता हो, है ना? तो वो डिपेंड करता है, तो उसका वहाँ पर सही उठना सही है, 8 बजे सो के उठ रहा है। जो सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जा रहा है, क्या पता वो 9 बजे आराम से सो जाता हो। तो अपना दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इनका दोनों का अपना-अपना वेलफेयर अलग-अलग है। हाँ, तो यही यहाँ पे बात करी गई, द वैल्यू जजमेंट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स डिफर एंड देयर राइटनेस और रॉन्गनेस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लॉजिकल लॉ। अब यहाँ पे बताइए कौन सा लॉ लगाएँगे, बताइए आप? कैसा लॉ लगाएँगे लगाएँगे बताइए यहाँ पर? कौन सा साइंटिफिक लॉ लग जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर साइंटिफिक लॉज़ मतलब सबके जजमेंटल अलग-अलग हैं, सही गलत के, तो उसमें साइंटिफिक लॉज़ वगैरह नहीं लग सकते हैं। देयरफॉर इन आवर व्यू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अलग रखी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साइंटिफिक चीज़ें हैं, वहाँ पर आप पूरी बात करते हो, एक तरीके से ऑब्जेक्टिविटी वहाँ पर साइंटिफिकली देखी जाती है। लेकिन जो है कि यहाँ पर इसीलिए ये इकोनॉमिक्स अलग होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है, जो आपकी वेलफेयर जहाँ पर वैल्यू जजमेंट की बात करी जाती है, ये अलग होनी चाहिए। हाउएवर बिकॉज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व क्या है, वैल्यू जजमेंट, सही गलत फैसला इसमें इन्वॉल्व होता है। इट डज नॉट मीन दैट इट शुड बी कंसीडर्ड एज यूजलेस और मीनिंगलेस। अब ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अगर ये साइंटिफिक नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जो है कि यूजलेस समझी जानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अरे भाई, आप बताइएगा, कोई 1 करोड़ रुपए किसी के पास है, रखा हुआ है कैश में बढ़िया, है ना? और कोई व्यक्ति है जिसके घर पे मान लो कि केवल और केवल मान लो कि 4 लोग हैं, और उनका जो है कि दाल रोटी चल पा रही है उनकी। लेकिन ये दाल रोटी में भी खुश हैं। ये क्या पता व्यक्ति इसके बाद 1 करोड़ है, इसका अपना पारिवारिक जीवन खराब हो।
है ना? तो डिफरेंस है ना यहाँ पर। तो ऐसा तो यहाँ पर अब हम अगर साइंटिफिकली देखोगे तो यहाँ पर तो उसके हिसाब से ये कहते हैं जिसकी इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा खुश है, तो ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पर साइंटिफिकली चीज़ें काम नहीं करती यहाँ पर, इसलिए अब तो यहाँ पर अगर वो काम नहीं, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे ना, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। प्लीज़ वेट, थोड़ा मैं यहाँ पर प्लीज़ वेट, थोड़ा मैं बाहर के लिए लिख गया यहाँ पर। चलिए, कुल मिला के जो मैं बात कर रहा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनी वाइटल इश्यूज कंसर्निंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नेसेसरली इन्वॉल्व सम वैल्यू जजमेंट, यानी जो आपके सोसाइटी के जो वेलफेयर होते हैं तो उनमें कहीं न कहीं आपका वैल्यू जजमेंट शामिल रहता है। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अलग है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अलग है। तो ये चीज़ समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अलग-अलग साइंटिस्ट ने जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, किसी ने आपका यहाँ पर वैल्यू जजमेंट को इंक्लूड करा है, किसी ने नहीं करा है। तो यहीं से आप डिफरेंस पता कर, अगर आपको यही नहीं पता होगा व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ वैल्यू जजमेंटल इकोनॉमिक्स, तो आप फिर जो है कि वहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप कहोगे ये एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है, तो वो आपका यहीं पर आता है वैल्यू जजमेंट। किसी ने लिया, किसी ने इंक्लूड करा, किसी ने नहीं करा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रखा ताकि जो भी अगर हिंदी के बच्चे हैं तो उनको भी प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रॉम द अबव सीन, ये ऊपर से जो हमने पढ़ा उससे ये दिखता है दैट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज क्वाइट क्लियर। डिफरेंस क्लियर है। इन वन केस व्हाट मैन डज विदाउट कंसीडरिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन अदर्स, पहले वाले में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्यक्ति जो है कि सीधा सीधा मतलब जो है कि किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, वहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं है ना, वहाँ पर सही गलत क्या है वो नहीं सोचता, वहाँ पर रोबोटिक स्टाइल होता है बिल्कुल, है ना? तो पहले वाले केस में अदर जो है कि दूसरे के बारे में ना सोचते हुए व्यक्ति काम करता है, उसका फेवरेबल है दूसरे का या अनफेवरेबल कंडीशन है वो नहीं सोचता। इन अदर इट इट इज़ व्हाट ही शुड डू एंड मस्ट कंसीडर द फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ अदर्स, है ना? यानी व्यक्ति ये सोच के काम करेगा कि दूसरे के लिए भी क्या ये हितकारी है या नहीं हितकारी है, मतलब वेलफेयर के बारे में सोचेगा। ये दोनों चीज़ें अलग है, इसीलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स अलग है और आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अलग अलग है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके हर दो पूरी इकोनॉमिक्स में ये बहुत एक तरह से हँसने वाली भी आप बात इसलिए कह सकते हो क्योंकि बच्चों को सिलेबस लगता है बहुत ब्रॉड। उन्हें जो है कि सिलेबस जो है आपका बहुत ब्रॉड लगता है कि उनको लगता है मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे। आपने कभी ध्यान से कभी गौर आपने करा होगा जिन लोगों ने सिलेबस अपना मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में कवर करा होगा, हर एक थ्योरी में चाहे देखो अब ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ गई, कुछ इकोनॉमिस्ट आते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट नियो क्लासिकल थे आपके, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपनी बात रखते हैं, उसके बाद नियो क्लासिकल आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, उसके बाद जो भी इकोनॉमिस्ट मान लो कि यहाँ पर नियो क्लासिकल के बाद आप कह सकते हो कि केन्सियन वगैरह आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, नियो केन्सियन आते हैं। तो सभी लोग आके अपनी बात रखते हैं, उनके कुछ अजम्पशंस होते हैं, उस पर वो थ्योरी देते हैं, उसके बाद उनके क्रिटिसिज्म होता है, यही चेन चलती चली आ रही है। तो अगर आप ये कहानी की तरह अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ईज़ी हो जाती है और आपके फिंगर टिप्स पे इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी आ जाती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नियो क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नियो क्लास इससे पहले वेलफेयर इकोनॉमिक्स कोई जानता ही नहीं था कि वेलफेयर के नाम से भी कोई ना कोई इकोनॉमिक्स होता है। हालाँकि इट वाज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये तो हमेशा से वेलफेयर तो समाज कल्याण तो ये दुनिया जब से बची तब से हो रहा है। मान लो कि कोई ना कुछ सोचता है कुछ किसी ना किसी के बारे में, भले चाहे वो और सबके बारे में ना सोचे, अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, तो वो भी एक तरीके का आपका वेलफेयर ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो नियो क्लासिकल वेलफेयर, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मार्शल, पीयू, कैनन एंड हिज फॉलोअर्स कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक्स कैसी मानी? नॉर्मेटिव साइंस। अब ये देखो पॉइंट टू बी नोटेड, माना इन्होंने यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वैल्यू जजमेंट को कंसीडर नहीं करा, क्योंकि ये बोले अगर वैल्यू जजमेंट को हम कंसीडर कर लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत वाइड होता है वैल्यू। अगर हम जो है कि वैल्यू जजमेंटल को अगर हम कर लेंगे इंक्लूड, तो फिर हम वेलफेयर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो क्योंकि वेलफेयर तो बहुत बड़ी बात, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड हो जाएगा। तो किसी का वेलफेयर सोने में, किसी का वेलफेयर दौड़ने में, किसी का वेलफेयर अच्छा खाने में, किसी का वेलफेयर भूखे रहने में, डाइट में है वो, है ना? किसी का वेलफेयर 10 घंटे फोन पे बात करने में, किसी का वेलफेयर, है ना? अलग अलग डिपेंड करता है, सोसाइटी में आप लोग रहते हैं आपको पता है ये कैसे जजमेंट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया, आगे हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, मार्शल फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल ने कॉन्सेप्ट किसका फॉर्मुलेट करा? कंज्यूमर सरप्लस का। और आपको मालूम है मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट करा है वो क्या करा? कार्डिनल।
कार्डिनल इन्होंने यूटिलिटी की बात करी, कार्डिनल जो जिसकी काउंटिंग होती। अब आप बताइएगा क्या यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हो? सही और हाँ या ना में जवाब आप लोग खुद से दीजिए। क्या यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हो? यूटिलिटी जो है कि बाद में और पेरेटो ने कहा कि ऑर्डिनल होती है, आप रैंक कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर एप्पल पसंद है ऑरेंज से ज़्यादा, तो आप ये कह सकते हो कि कितना पसंद है? आप कह दोगे हाँ बहुत पसंद है, उसका मतलब क्या हुआ? आप नहीं वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, है ना? तो यानी आप रैंक कर सकते हो कि आपको ऑरेंज से ज़्यादा एप्पल पसंद है, आप रैंक कर सकते हो। तो यहाँ पर तो ये आपकी थोड़ा-थोड़ा वैल्यू जजमेंटल जजमेंटल जो इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से लिंक लगता है। लेकिन इन्होंने चूँकि इकोनॉमिक्स को माना नॉर्मेटिव, लेकिन यहाँ पर फॉर्मुलेटेड कर दिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो मार्शल ने लिया, वो ले लिया कौन-सा? कार्डिनल का। तो एक तो ये द पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पर आप ऐसे ही पढ़ोगे तभी आपको जो है कि क्योंकि ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस क्लियर, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि यूजीसी नेट आपका ये जो लिख के आ रहा है, यही नहीं उठा के दे देगा। क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो आप मास्टर साहब लेक्चरर की तैयारी करने जा रहे हैं, उसका मतलब ये है भाई आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जो अभी तक हो चुका है वो कैसे हुआ, उसमें क्या हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस एंड नेशनल डिविडेंड का मतलब नेशनल इनकम कह लो चाहे नेशनल डिविडेंड कह लो, है ना? इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का आप यहाँ पर फॉर्मुलेशन करा और नेशनल इनकम के बारे में उन्होंने बताया। इन हिज किसमें बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, आप लोग जानते होंगे। दीज कॉन्सेप्ट्स बिकेम द बेसिस ऑफ ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेस बन गया किसका? ओल्ड। हालांकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब जो है कि यहाँ से शुरुआत हो गई और जो है कि यही इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आगे की इकोनॉमिक्स, पुरानी इकोनॉमिक्स जो है कि आगे बढ़ती है ना। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा आपका सीन। पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये पिगू है। पिगू किसके शिष्य है? मार्शल के। मार्शल ने जो है कि यहाँ पर कार्डिनल आप कह सकते हो कि अब वहाँ पर यूटिलिटी की कार्डिनल मेजरमेंट वहाँ पर उन्होंने दी है ना। तो पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये आपकी कही जाएगी इकोनॉमिक्स ऑफ, कही जाती है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू पीयू वेलफेयर रिसाइड्स इन अ मैन्स स्टेट ऑफ माइंड। कि वेलफेयर जो है वो व्यक्ति के दिमाग में रिसाइड करता है। आप सोचे कि आप खुश हैं तो आप खुश हो गए। आपके पास 1 अरब रुपया है, आप रुपए के बिस्तर पे लेटे हुए हो, हर सुख सुविधा है, लेकिन अगर आपको दुखी लगेगा, अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो फिर आप अकेला महसूस करो। आप भीड़ के अंदर भी, गाना है नहीं वो कौन-सा आपका कि गाने हैं मैं हालाँकि भूल गया हूँ कि महफ़िल है फिर भी अकेला हूँ। तो नहीं तो ये वही चीज़ यानी जो है कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी जो है कि नसीब मूवी देख लो आप, है ना? तो उसमें क्या है कि सब कुछ ज़्यादा घर दौलत सब कुछ है, कुछ एक आध चीज़ नहीं है तो वहाँ पर वेलफेयर उनका कम हो गया। तो यहाँ पर मैन की तो यहाँ पर पीयू ने कहा कि मैन्स के दिमाग में जो है कि वेलफेयर होता है। वेलफेयर रिसाइड्स इन मैन्स स्टेट ऑफ माइंड और आपका कॉन्शियसनेस होता है, जो आपका दिमाग जो है ना माइंड कॉन्शियस जो है उसमें आपका वेलफेयर होता है, व्हिच इज मेड अप ऑफ हिज सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटीज, वो जो कि आपका सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी से मिला हुआ है। सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी से आपका जो मिला हुआ है ना। पीगू डिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम जनरल सोशल वेलफेयर। तो मैं कह रहा था आपके लिए कि पीगू ने क्या करा यहाँ पर, वेलफेयर जो है आपका पीगू ने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम जनरल वेलफेयर। पीगू जो है कि इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्होंने क्या किससे डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, जनरल वेलफेयर से। द वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ लेटर। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या माना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स माने। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उन्होंने माना वेलफेयर के लिए। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ आप समझिएगा, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पर इन्होंने माना कि नॉर्मेटिव, इन्होंने एक्सेप्ट करा कि जो है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वेलफेयर। और नॉर्मेटिव का मतलब वैल्यू जजमेंटल है, वैल्यू जजमेंट भी यहाँ पर आएंगे, वैल्यू जजमेंट भी आएंगे, है ना, वैल्यू जजमेंट्स भी आएंगे आप यहाँ पे आपके। तो अब जो है कि यहाँ पर लेकिन इन्होंने जब अंदर आए घुसे, इन्होंने जब उसको डिफाइन करना चाहा तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का अलग है और ये डिफरेंट है किससे, जनरल वेलफेयर, सोशल, जनरल सोशल वेलफेयर। जनरल में जहां पर और भी चीजें अगर इंक्लूड कर दो, अगर किसी व्यक्ति का, अगर आपको समाज में अगर वेलफेयर निकालने को दिया जाए तो किसी की इनकम मान लो 1000 है, किसी की 800 है, किसी की 700 है, किसी की 6 है, किसी की 5, तो आप तुरंत वेलफेयर निकाल दोगे, हाँ इनका ये सब जोड़ दोगे और निकाल दोगे कि हाँ इतना पैसा है, लोग इतना इतना ऐसे ऐसे वेलफेयर है। लेकिन भाई अब कोई ये व्यक्ति है, ये इसकी खुशी किसी और चीज में है, दुखी किसी और चीज में है ना, ये इसका सबका अपना अलग अलग फंडा है, तो आप कैसे निकालोगे? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, समाज में तो इतने बहुत लोग, करोड़ों लोग हैं, तो कैसे निकलेगा?
तो यहाँ पर तो इन्होंने नेशनल इनकम के बेस पे जो है कि वेलफेयर निकाल दिया कि नेशनल इनकम अगर ज़्यादा है तो व्यक्ति यहाँ पे खुश होंगे, कम है तो कम खुश नहीं होंगे। गरीब अगर रईस हो रहा है, थोड़ा सा उसकी उसमें तरक्की हो रही तो खुशी है। ये इन्होंने इस बेस पे निकाल दिया। तो इन्होंने पूरी पूरी जो जनरल सोशल वेलफेयर है जो कि वैल्यू जजमेंट पे डिपेंड है, उन्होंने वो पूरा क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर है कि द फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ लेटर, जनरल वेलफेयर डिपेंड्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल। जनरल वेलफेयर तो बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर पे डिपेंडेंट है, जो इकोनॉमिक से लेना देना है ही नहीं, है ना। कि किसी को अगर मान लो कि कोई शराबी व्यक्ति है तो उसको शराब पीने में उसका वेलफेयर है, यहाँ से इकोनॉमिक से कोई लेना देना है। अब आपको पैसे हो गए तभी तो, अरे भाई वो वो अलग की बात होगी, लेकिन उसका वेलफेयर तो वो कहाँ निकल रहा जाके है ना। कोई व्यक्ति है, उसको जो है कि मजाक करने में वेलफेयर मिलता है, उसको अच्छा लगता है, वो हर टाइम मजाक करता रहता है ना, फ्लर्ट करता है, तो उसको वेलफेयर मान लो कहते हैं कि मान लो कि कोई कोई देखो बड़ा खुशमिजाज लोग होते हैं, कोई कोई वेलफेयर, कोई कोई है मान लो कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं तो उनका लड़ाई बड़ाई करने में वेलफेयर उनको अच्छा लगता है। तो ये चीजें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, सबका अपना अलग अलग है, ये बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। तो यहाँ पर इसीलिए जनरल वेलफेयर जो है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक व्यू एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर। इकोनॉमिक्स वेलफेयर अलोन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक जो वेलफेयर है वो केवल किसका किसका सब्जेक्ट मैटर है, वो केवल और केवल इकोनॉमिक कंडीशन आपकी क्या उससे मैटर करता है। अगर मुझे आपका इकोनॉमिक वेलफेयर, तो मैं क्या करूंगा भाई, आपकी इनकम है मान लो 1 लाख रुपए, किसी की इनकम 2 लाख है, तो मैं कहूंगा यार आपका वेलफेयर उनसे आधा है, आपकी इनकम कर दूंगा ना। हम लोग ऐसे कर देते हैं यार, वो मुझसे एक्चुअल में हम लोग ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि भाई अरे यार उसकी इतना ही इनकम है, इनकी इतनी इनकम है, तो हमने कंपेयर कर दिया। अरे इसका मकान इतना बढ़िया बना, इसका ऐसा बना, तो यानी कंपेयर हमने कर दिया, इनका कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्या पता उस मकान के अंदर हर टाइम लड़ाई होती हो, क्या पता उसमें रहने वाले लोग खुश नहीं हो, तो मिट्टी में रह रहे तो वो लोग खुश हो, क्या पता बहुत अच्छे चिल रहते हो आराम से, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें वो, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है ना। देखिए आप हैं, आप जिस स्टेट में, तो आप जिस भी स्टेज में है, तो आपसे कुछ लोग ऊपर भी होंगे समाज में, कुछ लोग नीचे भी हैं। तो कोई कोई व्यक्ति होता है वो कहता है भाई मुझे क्या लेना था, मुझे क्या मतलब है, मैं जैसा भी हूँ अपना सही हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरा और भी मैं अच्छा करूंगा, बात खत्म, ठीक है लड़ना। बताइए, तो ये आप जब इस बात पे तुले तो फिर आप तो उनसे भी बेस्ट हो जो आप ऊपर बैठे परेशान है कि अरे मेरी तरक्की नहीं, मैं तो परेशान हूँ, ये है वो है, डिपेंड करता ना। पीगू लिमिटेड, पीगू ने लिमिट कर दिया, पीगू ने क्या कर दिया, लिमिटेड द स्कोप ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर, बिकॉज इन्होंने लिमिट कर दिया सोशल वेलफेयर जो है कि इन्होंने केवल केवल इकोनॉमिक कंडीशन तक ही इन्होंने लिमिट कर दिया, आगे नहीं बढ़े। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशन पे ही डिपेंड होकर के हम वेलफेयर लोगों का बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर बिकॉज जनरल और सोशल वेलफेयर इज वेरी वाइड एंड कॉम्प्लेक्स टर्म, ये तो बहुत ही वाइड और कॉम्प्लेक्स टर्म है, किस कैसे पता कर पाए, सबकी यूटिलिटी अपनी अलग अलग है, बहुत सारे एरियाज हैं, ये यहाँ पर ये वाली बात हो जाती है। Pigouvian welfare economics is related to the satisfaction derived from use of exchangeable goods. तो यहाँ पर जो क्योंकि here he has determined the welfare of a particular person or the society based on economic condition। जब economic condition से कैसे आप पता कर सकते हो, economic condition है तो इन्होंने कैसे कंपेयर करा कि जिसका पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा खरीदारी करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज करेगा। भाई आपका पैसा होता है, आप ये भी कह सकते हो हाँ वो सर वो रखे रहता है अपने पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक टाइम तक रख लेता है पैसा, लेकिन एक टाइम के बाद उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है, चलो हम एक प्लांट लगा दें, बहुत पैसा हो गया, चलो अब ये कर लें, चलो अब ये कर लें, चलो अब ये जमीन खरीद लें, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चलो ये कर, एक्सचेंज करता है ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर तो फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सचेंजेबल गुड्स एंड सर्विसेज पीओवी, तो इन्होंने इस चीज से जो है कि डिटरमाइन करना चाहा क्या, जो कि सेटिस्फैक्शन, जो कि आपका जो है कि सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है किससे, जितना ज्यादा जो है आप एक्सचेंज करते हो गुड्स का और सर्विसेज का। Pigouvian welfare economics is based on following assumption। ये assumptions हैं, इन पर जो है कि Pigouvian economics क्या बेस्ड है। पहला कौन सा assumption है, एवरी इंडिविजुअल अटेम्प्ट करता है मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मॉनेटरी रिसोर्सेज। ये तो है ही भाई, भाई हर व्यक्ति के पास लिमिटेड मॉनेटरी रिसोर्सेज है। जैसे मान लो कि किसी का कोई शॉप है, उससे उनका पैसा आ रहा है तो लिमिटेड ही तो आ रहा होगा। कोई जॉब कर रहा है मान लो ऑफिस में, तो पैसा लिमिटेड, यानी अब लिमिटेड पैसा है ये, इस पैसे से वेलफेयर मैक्सिमाइज कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा। आप जाते हो शॉप पर, आपका पैसा लिमिटेड है तो आप 4 दुकानों पर जाते हो ना, आपका वो सब मैं तो नहीं जाता, लेकिन रहता तो है ना मन में कि लाओ, जो है कि कोई ऐसा तो नहीं कि ये जो है कि महंगा दे रहा हो, मैं कहीं मेरे इस पैसे से मैं कुछ ज्यादा ही यूटिलिटी, मुझे मतलब हायर कम्युनिटी मीन हायर यूटिलिटी, यू हैव स्टडी इन योर इंडिफरेंस कर्व, जो आप पढ़ते हो वहां पर मेरी क्लास में होता है, उसमें पढ़ा होगा आपने, ज्यादा कम्युनिटी ज्यादा यूटिलिटी। तो यानी आपको लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हमको इस पैसे से कुछ मिल जाए, तो आप
वहीं पैसा खर्च करते हो। तो यानी यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमाइज, हर इंडिविजुअल मैक्सिमाइज करना चाहता है, इंडिविजुअल नॉर्मल जो है कि आपका यहाँ पर ये अजम्पशन है। सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कंपेयर्ड इंटरपर्सनली या इंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव होता है वो इंटरपर्सनली और इंट्रापर्सनली यहाँ पर उन्होंने अजम्पशन लिया है। यहाँ पर समझिएगा, इंटरपर्सनली का मतलब आपने मान लो कि एक कोई कार लिए, अब आपने कार ली, इससे तो आप सेटिस्फाइड हो ही, आप अंदर से सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास कार है, आपका अंदर मन कह रहा है कि हाँ कार अच्छी है, बढ़िया है, तो आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन आपके पड़ोस में कोई बहुत महंगी कार खड़ी है, तो आपका सेटिस्फैक्शन आप समझो पहले, सोसाइटी में 4 कार आपसे अच्छी भी हैं और बाकी सब कार निचले लेवल की है, तो उससे भी आप कंपेयर कर लोगे सेटिस्फैक्शन, आपको लगेगा यार भाई ये वाली कार मुझे कम मिलेगी। रहता है नहीं रहता है, एम आई राइट और रॉन्ग, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी रहता है कि जो है कि सेटिस्फैक्शन जो है कि इंट्रा पर्सनली हम दूसरे से भी कंपेयर करते हैं अपनी चीज़ें, है ना। आप चलो मान के कोई फ़ोन लाए हो, आपके फ्रेंड्स के बाद और अच्छा फ़ोन है, महंगा फ़ोन है, तो आप कभी कभी क्या तो कंपेयर कर लेते हो यार उसके बाद महंगा है। या मान लो कि आपकी कोई जॉब लगी है, आपका फ्रेंड और अच्छे है उसके बाद, तो आप कंपेयर कर लेते हो कि हाँ ये बढ़िया है, मैं कम। ऐसा होता है ना, इंट्रा पर्सनल, यानी दोनों तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कंपेयर्ड हो जाती है इंटरपर्सनली, यानी दूसरे लोगों से, इंट्रा पर्सनली मतलब अपने आप से। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इनकम डिक्रीज होती है। यहाँ पे कहना है कि जो रईस व्यक्ति इसका पैसा ज़्यादा है, उसके लिए रुपए की वैल्यू कम होगी, और ये सच्चाई भी है। जैसे कि हालांकि तो पैसा तो सबके लिए प्यारा होता है, लेकिन जो जिसका ज़्यादा पैसा तो उसके लिए 100 रुपये की वैल्यू कम होगी, इसके बाद बिल्कुल नहीं है, इसके लिए 100 रुपये बहुत है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर वही बात है, देयर इज इक्वल कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर इक्वल कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर मेरा 2 रोटी में पेट भरता है, सामने वाले व्यक्ति का भी 2 रोटी में पेट भर जाए, यानी 2 रोटी में उसका पेट भरता है, तो ये इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात। जैसे मान लो अगर मुझे जितना सेटिस्फैक्शन 100 रुपये मिलने से होता है, तो उतना ही दूसरे को भी 100 रुपये से मिलने से उतना ही सेटिस्फैक्शन होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों स्टेटमेंट हो गए, ये और ये, तो इसीलिए ये वाला क्या करा गया, ये वाला क्रिटिसाइज करा गया बाद में। भाई ऐसा नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन सबका अपना अलग अलग होता है। क्या पता किसी का 2 रोटी में कुछ पता ही नहीं लगता हो कहाँ गई, कोई कोई बहुत इजाफा जाता हो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये बात हुई। अब जो है कि पीगू का डुअल क्राइटेरियन वेलफेयर, यही मेन है जो पीगू ने अल्टीमेटली बाद में कहा। जमशन है, बाकी इन्होंने 2 बातें कह दी। पीगूज डुअल क्राइटेरियन वेलफेयर, ये इनके 2 क्राइटेरिया क्या है वेलफेयर के। तो यहाँ पर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मैंने कहा था ना कि इन्होंने क्या करा कि इंक्रीज इन नेशनल, अगर नेशनल इनकम में अगर जो है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, व्हाट अबाउट ईदर बाय इंक्रीजिंग सम गुड्स और विदाउट रिड्यूसिंग अदर्स, यानी गुड्स को बढ़ा दिया, तो गुड्स इनकम क्या होती है भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो या तो आप प्राइस बढ़ा दो या गुड्स या क्वांटिटी बढ़ा दो, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो यही तो क्रिटिसिज्म था कि भाई लोगों का महंगाई बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो आप नेशनल इनकम बढ़ गई, तो आपने कह दिया वेलफेयर बढ़ गया, ये तो गलत है, ये बाद में क्रिटिसाइज करा गया। लेकिन क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी कम करते हुए, मान लो ये क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, पूरी पूरी एज होल क्वांटिटी बढ़ा दी आपने गुड्स की, या दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिना कम करे हुए अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी नेशनल इनकम बढ़ गई, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहते हैं यही वेलफेयर, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही तो ये वेलफेयर है, क्योंकि बाद में इकोनॉमिस्ट में क्रिटिसाइज करा कि नेशनल इनकम वेलफेयर कैसे आप कह सकते हो, है ना। क्या पता जो है कि नेशनल इनकम में कुछ बढ़ रहा हो लेकिन गरीब और गरीब हो गए हो, तो यानी ओवरऑल जो है कि वेलफेयर कम हो गया देश का, प्रजा सुखी नहीं है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन नेशनल इनकम व्हाट अबाउट ईदर बाय इंक्रीजिंग सम गुड्स विदाउट रिड्यूसिंग द अदर्स और बाय ट्रांसफरिंग फैक्टर्स फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव टू मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी जो है कि आप कोई फैक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हो लेस प्रोडक्टिविटी से मोर पे, यानी जो कोई फैक्टर है तो पहले लेस प्रोडक्टिविटी कर रहा था, लेकिन अब जो है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो ये आपका वेलफेयर में पॉइंट कर दिया। दूसरा, बाय रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी। रीऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमी का मतलब है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल देश में केवल यहाँ पर मैं बता दूँ, केवल के लिए पूरा देश है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग रहते हैं। इनमें 10 लोगों में से केवल ये 2 लोग बहुत पैसे वाले हैं, ये इनके पास इतना इतना पैसा है, बाकी इनके पास इतना है, बाकी इनके पास बहुत कम पैसा है ये लोग। तो अगर जो है कि ये इतना पैसा इनका कम हो, इधर कम होकर इधर ट्रांसफर हो जाए इनके पास किसी का, इसका थोड़ा यानी गरीब थोड़ा और अगर रईस हो जाए, गरीब अगर थोड़ा और रईस हो जाए, वो अलग की बात है, नेशनल इनकम यही रहे, यानी जो है कि थोड़ा रईस व्यक्ति थोड़ा हल्का सा उसका पैसा कम हो गया लेकिन इसका भला हो गया। तो इन्होंने कहा कि अगर गरीब के लिए थोड़ा अगर भला हो, तो ये बात इनकी बहुत सही जो है रही
इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ रिओर्गनाइजेशन होता है विच इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ पुअर, कि पुअर का परचेज यानी खरीदारी करने का पावर बढ़ाई जाएगी, तो पैसा बढ़ जाएगा, है ना, विदाउट रिड्यूसिंग द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मैंने कहा देखो, जो रईस व्यक्ति उसकी नेशनल इनकम कम, वो उसकी अपनी खुद की इनकम कम हो गई, कहाँ गरीब को मिल गई, तो पूरे देश की इनकम थोड़ी नहीं कम हो गई भाई, अंदर अंदर हुआ उथल पुथल, गरीब रईस हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सोशल वेलफेयर। तो इनका ये डुअल क्राइटेरिया था, जो आपका पीगूज इज नोन पीगूज डुअल क्राइटेरिया। उसके बाद क्रिटिक आ गए पीगू के, क्रिटिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये क्रिटिक आ गए, यहाँ पर हम क्रिटिक पढ़ लेंगे कि क्लास कितनी हो गई है, कितने 30 मिनट्स की हो गई। तो एक बार हम देखते हैं इनका क्रिटिक क्या है। तो क्रिटिक न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटीज। यहाँ पर किस पे बेस्ड है, कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटीज पे बेस है। तो जो कि ये क्रिटिक है कि भाई यूटिलिटी को इन्होंने कार्डिनली मेजर करा है। इन्होंने कहा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो है कि आप कह सकते हो फीलिंग्स लोगों की आती हैं, वो कैसे कार्डिनली मेजर कैसे कर सकते हो, तो ये आपका कार्डिनल यूटिलिटी, ये क्रिटिक है। नेशनल इनकम इज नॉट ए अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी कहता आ रहा हूँ, नेशनल इनकम पर इन्होंने बेस्ड होकर कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, महंगाई बढ़ गई, यानी जो है कि मान लो कि पहले क्या था कि प्राइस था 10 और क्वांटिटी थी 10, तो क्या 100 नेशनल इनकम थी। अब क्या हो गया, 10 वाली चीज़ 12 रुपये की, क्वांटिटी आपकी वही रही, तो यानी 120 रुपये। तो ये वेलफेयर कहाँ बढ़ गया, चीज़ें तो महंगी होगी, लोग परेशान हो गए। या मान लो कि भाई मैं कह रहा हूँ 100 का 200 हो गया, लेकिन 200 रुपये यानी जो बड़े 10 लोग रहते थे केवल, ये इनकी जो बड़े लोग थे उन्होंने बढ़ा लिया, गरीब गरीब आज भी वही है, कहाँ से वेलफेयर बढ़ गया, ये चीज़ें हैं। नोशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग नॉट क्लियर। अब यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन क्या है उन्होंने बताया नहीं कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कब होगा, कब मैक्सिमाइज होगा, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, Pigu's assumption of man's equal capacity of satisfaction does not make his notion of welfare positive study। उन्होंने कह दिया कि जो ये तो सही बात नहीं लग रही कि व्यक्ति का जो है कि इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसका भी 2 रोटी में पेट भर रहा है, इसका भी 2 रोटी, यानी अगर उसको कुछ, या मान लो किसी को 1 लाख रुपए मिल रहा है, दूसरे को भी, तो दोनों लोग एक समान खुश हों, ऐसा नहीं होता है। किसी को क्या पता बहुत उसका अरबों रुपया उसको मिल गया, 1 लाख रुपए, उसको लग रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है, हाँ, नहीं यूटिलिटी मिल रही है। किसी गरीब आदमी को मिल गया, उसको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। कुछ नहीं, पीगूज डज नॉट क्लेरिफाई द एथिकल रिलेशन ऑफ वेलफेयर। पीगू जो है इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करा, क्या नहीं क्लेरिफाई करा, एथिकल रिलेशन ऑफ वेलफेयर। एथिकल रिलेशन आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो एथिकल रिलेशन होते हैं, एथिकल का मतलब होता है जो नैतिक रिलेशन होते हैं वेलफेयर के, वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं करा है। तो ये आपके पीगू के क्या रहे, क्रिटिक्स। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके परिटो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप कमेंट करने की पीयू की वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट पूरी की पूरी कराई है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पीयू की वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हाँ। इसके बाद हालांकि अगर क्लास पर अगर मैं पेरिटो स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं पेरिटो को ख़त्म करके ही मानूंगा, क्योंकि बीच में छोड़ना भी सही नहीं, तो फ्लो टूट जाएगा। तो इसलिए जो पेरिटो वाला है ये हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना, अदरवाइज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम पेरिटो के बारे में समझेंगे, और उसके बाद ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर पेरिटो के बाद पेरिटो का यहाँ पर जो क्राइटेरियन वगैरह है वो हम पढ़ के बहुत सिंपल तरीके में डायग्रामेटिकल, मैंने यहाँ पर अभी नहीं इसमें नहीं लिए पीपीटी में, आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मार्जिनल कंडीशन क्या कौन पेरिटो की होती है, ये आपके 3 मार्जिनल कंडीशन है, हम सब आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अपकमिंग क्लास। तब तक के लिए टेक केयर सो मच, और पढ़ते रहिएगा। जून में आपका एग्जाम है, मैं कोशिश करूँगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपकी पूरी की पूरी खत्म करा दूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी खत्म हो ही चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।